नमस्ते। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, हम केमिस्ट्री के विलेय चैप्टर को पढ़ रहे थे और हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 पे हमने विलयन की परिभाषा, उसके प्रकार, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां और विलेयता का अध्ययन किया था, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 2 पे हमने विलयन के राउल्ट का नियम और अणु संख्या गुणों में वास्तव दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन यहाँ तक का अध्ययन किया था। इसका भी वीडियो हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 पर। इस पार्ट 3 में हम परासरण, परासरण दाब और वान भाग समीकरण की चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग परासरण की चर्चा करेंगे। परासरण या ऑस्मोसिस, देखिए पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कोई किशमिश है और आप इसको एक पानी में फुलो देते हैं, ठीक है। ये किशमिश है और आपने इसको पानी में फुलो दिया। आप देखेंगे क्या कि सुबह के टाइम पर ये किशमिश फूल जाती है, अर्थात ये जो पानी था ये इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो कि शुद्ध विलायक है वो किशमिश की परत को पार करके अंदर जो कि सांद्र था उस स्थान पर प्रवेश कर गया। इस प्रकार से जब किसी विलायक और विलयन को या फिर तनु विलयन और सांद्र विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाने लगते हैं। यह घटना परासरण कहलाती है। ठीक, तो उम्मीद है आपको परासरण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे परासरण दाब की। इन परासरित होने वाले अणुओं के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया जाने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब ज्ञात करने के लिए, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए जो विधि यूज की जाती है वो है बर्कले और हार्टले की विधि। इसमें एक बड़ा टीन का पात्र होता है जिसके अंदर एक दूसरा सरंध्र युक्त पात्र, सरंध्र मतलब छिद्र युक्त, एक दूसरा छिद्र युक्त पात्र फिट कर देते हैं और इस छिद्र के भीतर हम लोग यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली को भर देते हैं। इस झिल्ली के अंदर विलायक और बाहर की ओर विलयन होता है। ये दोनों तरफ बाहर की ओर विलयन। इस अर्धपारगम्य वाली टंकी में दोनों तरफ पर केस नलियां लगाई जाती हैं। एक तरफ की जो केस नली होती है वो ये बताती है कि टंकी के अंदर विलायक का तल कितना है, और दूसरी तरफ वाली जो केस नली होती है उसकी सहायता से उसमें विलायक प्रविष्ट कराया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी फनल के टाइप के लगा देते हैं और इसको यहाँ से लीक बंद कर देते हैं। इसमें ऊपर यहाँ पर विलायक भरा हुआ है। ठीक, ये टंकी ऊपर से इस प्रकार से बंद होती है और इसमें यहाँ से एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन जिसकी सहायता से हम इस पर दाब लगा सकते हैं। और इस दाब को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक दाब मापी भी लगा होता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपने उपकरण समझ लिया होगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। चलिए एक बार उपकरण फिर से बता देता हूँ। एक बड़ा सा पात्र है जिसके भीतर एक सरंध्र युक्त टंकी या सरंध्र युक्त दूसरा पात्र फिट किया गया है। उसके छिद्रों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है। इस सरंध्र युक्त पात्र के भीतर विलायक और बाहर की ओर विलयन भरा हुआ है। इस सरंध्र युक्त पात्र के दोनों तरफ केस नलियां लगी हुई हैं। एक तरफ की केस नली विलायक के तल को बताती है और दूसरी तरफ से उसमें विलायक प्रविष्ट कराया जा सकता है। यहाँ पर ऊपर एक पिस्टन बना हुआ है। पिस्टन की सहायता से इस विलयन पर दाब लगाया जाता है। ठीक है, और इस दाब को ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर दाब मापी लगाई है। चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे ही परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाने लगेंगे, और जब ये विलयन की ओर जाने लगेंगे तो केस नली का तल नीचे गिरने लगेगा। केस नली के तल को स्थिर रखने के लिए हम यहाँ पिस्टन की से इसमें दाब लगाना शुरू करते हैं और दाब को बढ़ाते जाते हैं। एक कंडीशन पर केस नली का तल फिक्स हो जाता है और नीचे की ओर गिरना बंद हो जाता है।
अर्थात इस कंडीशन पर इस विलयन के द्वारा इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब ठीक उतना ही है जितना कि परासरण दाब लग रहा है। इस स्थिति में पिस्टन के द्वारा लगाए गए दाब को दाबमापी से ज्ञात कर लेते हैं। यही दाब परासरण दाब के बराबर होता है। ये विलयन विलायक या विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि है। दिस इज कॉल्ड बर्कले और हार्टले विधि। ये विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले विधि। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परासरण दाब के लिए वांट हाफ समीकरणों पर। देखिए परासरण दाब कुछ बुकों पर P से व्यक्त किया गया है, कुछ पर पाई से। जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। P हाफ प्रेशर और यहाँ पर परासरण दाब के लिए कुछ जगहों पर पाई भी लिखा हुआ है। बात वही है। सबसे पहला है बॉयल वांट हाफ नियम। बॉयल वांट हाफ समीकरण या नियम एक ही बात। तो बॉयल का नियम जो गैसों के लिए था वो हमसे कहता था कि दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इस आयतन की जगह पर यहाँ पर n/v मोलों की संख्या ले लूं, n/v मोलों की संख्या बटे आयतन यानी कि सांद्रता हो जाएगा। तो परासरण दाब के लिए बॉयल वांट हाफ समीकरण कहता है कि किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है जबकि टेम्परेचर फिक्स हो। स्थिर ताप पर किसी विलयन के लिए परासरण दाब का मान उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन पर अब आते हैं चार्ल्स वांट हाफ नियम पर। चार्ल्स वांट हाफ समीकरण। चार्ल्स का नियम गैसों के लिए कहता है कि जो परासरण दाब होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो परासरण दाब है वो गैसों के लिए कहते हैं कि जो दाब है वो परम ताप के समानुपाती है। यहाँ पर भी यही कहता है कि जो परासरण दाब है वो विलयन के ताप के समानुपाती होता है। ऊपर वाले को अगर मैं समीकरण 1 लिखूं और दूसरे वाले को समीकरण 2 लिख दूं और इन दोनों को एक साथ मिक्स किया जाए तो पाई समानुपाते CT। देखिए वहां पर भी P समानुपाते T/V आएगा। तो हमने फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके PV बराबर nRT याद किया था और वो गैस समीकरण था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी जब समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम S कहते हैं, SCT, या फिर इसे पाई बराबर CHT भी लिख सकते हैं। यहाँ यस विलयन स्थिरांक, इसका भी मान उतना ही होता है 8.21 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो या फिर अगर आपने वायुमंडल के रूप में लिखा है तो 0.0821 लीटर प्रति वायुमंडल प्रति मोल। ओके। अब ये जो समीकरण है ये विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आपका विलयन वाला चैप्टर समाप्त होता है और अब आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। धन्यवाद।